हम लोगों का चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, एनर्जी एफिशिएंसी इन थर्मल यूटिलिटीज। ओके, तो उस चैप्टर में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, कुछ टॉपिक्स रह गए हैं। तो आज जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको कंप्लीट करके आज चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। तो जस्ट अ सेकेंड, मैं उस टॉपिक पे ले चलता हूँ आप लोगों को। बॉयलर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। बॉयलर्स कंप्लीट हो गए थे सेकंड लास्ट लेक्चर में। एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर्स ये भी कंप्लीट हो गया था, डायरेक्ट एफिशिएंसी इनडायरेक्ट। इसकी यूट्यूब पे मैंने वीडियो भी डाल दी थी इसकी। अब इसके बाद हम लोग कूलिंग टावर, कल जो लेक्चर हम लोग स्टार्ट किया था, थोड़ी देर हो पाया था लेक्चर, तो उसमें बात कर रहे थे हम लोग कूलिंग टावर्स की। हाँ, कूलिंग टावर्स। अब सब लोग माइक बंद करें अपना, यहीं से स्टार्ट करते हैं दोबारा से। तो लास्ट वीडियो में हमने अपने जो चैप्टर नंबर 6 के टॉपिक्स थे उसमें बॉयलर्स को कंप्लीट किया था। अब हम लोग आज के टॉपिक में स्टार्ट कर रहे हैं कूलिंग टावर्स, जिनको कि बोलते हैं शीतलन टावर। तो कूलिंग टावर वर्ड कूलिंग से बना है और टावर से बना है। तो कूलिंग का मीन्स क्या है, किसी चीज को ठंडा करना। और टावर्स, टावर्स मतलब एक तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाना जिसपे कि किसी चीज को रखा जा सके या किसी चीज को सेटअप किया जा सके। तो वो टावर्स जिन पर किसी कूलिंग स्ट्रक्चर को सेटअप किया जाता है उनको हम कूलिंग टावर्स कहते हैं बेसिकली। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कूलिंग टावर का, वो हम जानते हैं। द कूलिंग टावर आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनी केमिकल प्लांट्स। तो बहुत सारे केमिकल प्लांट्स हैं, उनमें कूलिंग टावर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द प्राइमरी टास्क ऑफ अ कूलिंग टावर इज टू रिजेक्ट हीट इनटू द एटमॉस्फेयर। तो इसका प्राथमिक कार्य क्या है, जो आपके जो एटमॉस्फेयर में हीट है, जो कूलिंग टावर्स में जो वाटर हम लोग कूल कर रहे हैं उसमें से जो हीट है उसको रिजेक्ट करना एटमॉस्फेयर में, वातावरण में उस हीट को, हाँ बोलो, वातावरण में उस हीट को छोड़ना। यस, आकाश बोल रहा था कुछ। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। दे रिप्रेजेंट अ रिलेटिवली inexpensive and dependable means of removal of low grade heat from the cooling water। तो इनका मेन क्या काम है कि जो ये क्या करते हैं, लो ग्रेड हीट मतलब जो कम वैल्यू वाली हीट है उसको पानी में से निकाल कर उस पानी को ठंडा करने में हेल्प करते हैं ये। ओके, तो इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, लो ग्रेड हीट को रिमूव करना वाटर में से, मतलब कम वैल्यू वाली हीट है जो उसको रिमूव करना वाटर में से, ये इसका वर्किंग है, मतलब इसका काम है, इस काम को ये करता है। द मेकअप वाटर सोर्स इज यूज्ड टू रिप्लेनिश वाटर लॉस टू इवेपोरेशन। तो इसका काम क्या है, मेकअप वाटर, जो वाटर मतलब जो किसी चीज को बनाने के लिए पानी यूज किया जाता है, किसी चीज में मतलब किसी प्रोसेस में यूज करना है जो वाटर हमें, उसे हम मेकअप वाटर कहते हैं। फ्रॉम द सोर्स इज यूज्ड, किसी सोर्स से यूज किया जाता है, विद द लॉस्ट टू इवेपोरेशन, तो जो कि इवेपोरेशन की वजह से लॉस्ट हो गया है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, वाटर को जो मेकअप करते हैं, एंड हॉट वाटर फ्रॉम द हीट एक्सचेंजर इज सेंड टू द कूलिंग टावर। जो पानी, गर्म पानी होता है उसको हम एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर के थ्रू कूलिंग टावर्स में सेंड करते हैं। द वाटर exists the cooling tower and is sent back to the exchanger। मतलब पहले जो पानी कूलिंग टावर में गया उसको फिर दोबारा से हीट एक्सचेंजर के थ्रू सेंड करके फिर उसको दोबारा कूलिंग टावर यूनिट में दोबारा साइक्लिक प्रोसेस को परफॉर्म करके कराते रहते हैं इसको कूल, मतलब ठंडा कराते रहते हैं। टिपिकली क्लोज्ड कूलिंग लैब कूलिंग टावर, जो टिपिकली क्लोज्ड लूप कूलिंग टावर सिस्टम इज शोन इन द फिगर। तो ये जो कूलिंग टावर का जो एक लूप है, सर्कुलर लूप है, उसको एक फिगर के थ्रू दिखाया गया है। इसमें क्या होता है मेनली, इसमें एक डायग्राम में दिखाता हूँ मैं कूलिंग टावर का जो है। तो ये है आप लोगों को कूलिंग टावर का एक स्ट्रक्चर। इसमें क्या है बेसिकली, इसमें बेसिकली आप लोगों का जो जो कूलिंग टावर है ये बीच में, तो कूलिंग टावर्स में बेसिकली क्या है,
जो प्लांट हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है साइड में, लेफ्ट साइड में, वो क्या करता है, हॉट वाटर को लेता है, फिर उसको कहाँ पे ट्रांसमिट करता है, उसको वो ट्रांसमिट करता है आपका कूलिंग टावर में। और क्या होता है, किसी जैसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनमें कि वाटर को हम यूज करके बाहर निकाल देते हैं, उस वाटर को मेकअप करके उस पानी को भी कूलिंग टावर्स में भेजा जाता है। तो दो पंप लगे हुए हैं, एक तो मेकअप वाटर आया है उसको कूलिंग टावर में भेजना, और एक डायरेक्ट जो हॉट वाटर है उसको कूलिंग टावर में सेंड करना। और दोनों साइड से एयर ब्लो कराई जाती है, मतलब एयर का बहाव दोनों तरफ से रहता है। तो उससे क्या होता है, पानी ठंडा होता रहता है। और भी इसमें ट्यूब्स का यूज किया जाता है डिफरेंट टाइप्स की, पानी को ठंडा करने के लिए। ओके, तो ये कुछ स्ट्रक्चर है, क्लोज्ड लूप है जो कि इसमें दिखाया गया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोगों का, वो है कूलिंग टावर्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो कूलिंग टावर्स के प्रकार, तो ये दो प्रकार के होते हैं मेनली, होते तो और भी टाइप्स के हैं, लेकिन मेनली जो क्लासिफिकेशन है वो दो टाइप से किया जाता है। पहला है नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स, सेकंड है मैकेनिकली ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स। तो नेचुरल ड्राफ्ट, तो नाम से ही पता चल रहा है, जो नेचुरली ड्राफ्ट मतलब किसी भी चीज को नेचुरल प्रोसेस की थ्रू ड्राफ्ट किया जाए, मतलब फ्लो कराया जाए, तो उसको कहेंगे हम नेचुरल ड्राफ्ट। और मैकेनिकली ड्राफ्ट में क्या है, जो किसी मैकेनिकल फोर्स के द्वारा किसी वाटर को कूल किया जाए। तो नेचुरली ड्राफ्ट कूलिंग टावर बेसिकली है क्या है, पढ़ते हैं हम लोग। तो नेचुरली ड्राफ्ट टावर्स आर यू वेरी लार्ज concrete chimney to introduce air through the media, मतलब किसी मीडिया के थ्रू एयर को फ्लो कराते हैं हम लोग। लार्ज जो इसका स्ट्रक्चर है वो काफी बड़ा होता है, और इसमें हम लोग एयर का फ्लो कराते हैं किसी भी वाटर को कूल डाउन करने के लिए। ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ दीज टावर्स, इनके बड़े साइज होने की वजह से, दे आर जनरली यूज्ड फॉर वाटर फ्लो रेट्स अबव 45,000। तो इनका जो जो स्ट्रक्चर है बड़ा होने के कारण इसमें एक साथ बहुत तेजी से पानी को हम लोग फ्लो करा सकते हैं, जिसका कि फ्लो रेट होगा वो 45,000 मीटर मीटर क्यूब पर आवर। तो 45,000 मीटर क्यूब की वॉल्यूम के साथ में ये एक घंटे में फ्लो करा सकते हैं उस रेट से। तो फ्लो रेट क्या होता है, बेसिकली वॉल्यूम पर आवर। तो वॉल्यूम क्या है, 45,000 मीटर क्यूब है वॉल्यूम, और एक घंटे में इसका फ्लो होगा तो 45,000 मीटर क्यूब पर आवर, एक घंटे को, उसको फ्लो रेट बोल देते हैं। रेट का होता है किसी भी चीज को टाइम के रेस्पेक्ट में बताना, तो वो कहलाता है रेट। तो दीज टाइप्स ऑफ टावर्स आर यूज्ड ओनली बाय द यूटिलिटीज पावर स्टेशंस। तो इनका यूज बेसिकली, तो नेचुरली ड्राफ्ट टावर्स कहाँ पे यूज होते हैं, जहां पर हम जिन पावर स्टेशंस में हम लोगों को क्या करना होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को कूल डाउन करना होता है, वहां पे इनका यूज किया जाता है। अब सेकंड वन है, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि नेचुरली ड्राफ्ट कूलिंग टावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसमें बेसिकली जो नीचे से पानी का जो जो बेसिन है, उसमें पानी का जो कोल्ड वाटर है वो कंडेंसेट होके मिलेगा, और हॉट एयर जो होती है वो ऊपर की तरफ से फ्लो होके बाहर निकल जाएगी एटमॉस्फेयर में। और इसमें बेसिकली हम करेंगे क्या, जो नोजल लगी हुई है, नोजल से हम लोग क्या करते हैं, पानी पानी को ठंडा करके निकालते हैं। और इसमें जो हॉट वाटर पाइप है, उससे गर्म पानी आता है और नोजल से ठंडा होके बाहर निकल जाता है। और इसमें एक फिल्म लगी हुई है, फिल्म्स लगी हुई है, ये क्या करती हैं, इन फिल्म्स में क्या होता है, बेसिकली एयर का फ्लो कराते हैं इन फिल्म्स में। तो उस फिल्म से क्या होता है, एक मतलब लेयर है, तो उससे एयर का ब्लो करा के हम लोग कोल्ड ड्राई एयर होगी, या सिंपल एयर इनलेट होगी, दो तरीके की एयर इनलेट हम लोग कराते हैं दोनों साइड से। तो उसमें जो कोल्ड वाटर है वो हमको कंडेंसेट होकर बेसिन में मिल जाता है, बेसिन मतलब एक बेस पे मिल जाता है। तो ये बेसिकली तुम्हारा हो गया एक नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं मैकेनिकली ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स। तो मैकेनिकली ड्राफ्ट टावर्स यूटिलाइजेस लार्ज फैंस टू फोर्स और शक एयर थ्रू द सर्कुलेटेड वाटर। तो इनमें क्या होता है, मैकेनिकली ड्राफ्ट में ये यूटिलाइज करते हैं, मतलब यूज करते हैं किसका, लार्ज फैंस का, और अपने पानी को ठंडा करने के लिए। और शक एयर को, शक मतलब होता है किसी चीज को खींचना, तो ये शकिंग द एयर थ्रू द सर्कुलेटेड वाटर, जो वाटर सर्कुलेट होता है उसमें से एयर को शक डाउन करते हैं, मतलब खींचते हैं। तो द वाटर फॉल्स डाउनवर्ड ओवर द फिल्म surface which helps increase the contact time between the water and the air। तो हवा अगर इसमें अगर हम फोर्सफुली
एयर देंगे तो इससे इसके बीच में कांटेक्ट टाइम बढ़ जाता है, जिस टाइम को बढ़ने से क्या होता है, ये पानी ठंडा हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, दिस हेल्प्स मैक्सिमाइज हीट ट्रांसफर बिटवीन द टू कूलिंग रेट्स ऑफ मैकेनिकली ड्राफ्ट टावर्स डिपेंडिंग ऑन द, ये क्या करेगा, ये हीट रेट को मैक्सिमाइज कर देगा, और मतलब हीट जल्दी जल्दी निकलेगी उसमें से पानी के अंदर से, और आपका जो वाटर है वो कूल डाउन हो जाएगा अच्छी तरीके से। इसका जो डायमीटर फैन का डिपेंड करता है, उसकी स्पीड कितनी हम लोगों को चाहिए ऑपरेशन की, उस पर डिपेंड करता है कूलिंग रेट के बेसिस पर। द मैकेनिकली ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स आर मच मोर वाइडली यूज्ड इन प्लांट्स। तो जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री का प्लांट है, या फिर तुम्हारा रिफाइनरी प्लांट्स है, तो उन सब में इनका यूज होता है। और भी डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं जहाँ पे इनका यूज हो सकता है, जैसे कि तुम्हारा हो गया एक थर्मल पावर प्लांट्स हैं, इनमें भी यूज होगा, और न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, उनमें भी यूज होगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट में इनको हम लोग यूज कर सकते हैं एज पर द नीड। जहाँ पे हमको ज्यादा जल्दी और किसी मैकेनिकल इक्विपमेंट के थ्रू हमको पानी को ठंडा करना होगा, तो वहां पे हम इसका यूज करेंगे। तो मैकेनिकली ड्राफ्ट टावर का एक स्ट्रक्चर जो है वो एक ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में दिखाया गया है। इसमें क्या होता है कि एक वो वाला जो नेचुरली ड्राफ्ट था वो भी हाइपरबोलिक शेप में था, और ये भी हाइपरबोलिक शेप में है। तो ये क्या है बेसिकली, इसमें जो हॉट वाटर की पाइप है और नोजल है वो तो सब सेम है, बस इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है कि एक साइड से जहां से हम एयर इनलेट कर रहे थे, वहां पे एयर इनलेट की जगह हम लोग यहाँ पे फैन का यूज करेंगे पानी को कूल डाउन करने के लिए। माइक बंद करें सभी अपना, माइक बंद करें सभी अपना। तो मैकेनिकली ड्राफ्ट में बेसिकली डिफरेंस क्या है, मैकेनिकली ड्राफ्ट और नेचुरल ड्राफ्ट में, उसमें हम एयर का मतलब नेचुरल एयर को लेके पानी को ठंडा करते हैं, बट यहाँ पर हम लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन है उसमें सिर्फ खाली फैन का यूज किया है, जो कि लेफ्ट साइड में तुम लोगों को दिख रहा होगा, ये फैन यूज किया है, ये दिख रहा है। तो इसको यूज करके क्या हो रहा है, जो हमारा वाटर है वो कूल डाउन हो रहा है। तो इसमें डिफरेंस यही है कि इसमें मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू पानी को ठंडा कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया मैकेनिकली ड्राफ्ट कूलिंग टावर। तो अब आगे हम लोग बात करेंगे कि टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन कूलिंग टावर्स। तो ये दोनों तरीके के टावर्स हो गए। अब हम बात करेंगे कि क्या टिप्स हम लोग यूज कर सकते हैं और द एनर्जी सेविंग इन अ कूलिंग टावर। किसी भी कूलिंग टावर में एनर्जी को सेव करने के लिए, बचाने के लिए हम लोग किस तरीके के प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरीके की विधियां अपना सकते हैं जिससे कि टावर में एनर्जी को बचाया जा सके कूलिंग टावर में। तो पहला है ऑप्टिमाइज कूलिंग टावर फैन ब्लेड्स एंगल ऑन अ सीजनल और द लोड बेसिस। तो हम लोगों को ऑप्टिमाइज मतलब हम लोगों को देखते रहना चाहिए कि जो कूलिंग टावर का ब्लेड्स है उनका एंगल जो सीजनल, जैसे कि ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो हम लोगों को एंगल उस तरीके से सेट करना होगा अपने कूलिंग टावर के जो कूलिंग फैंस हैं उनके ब्लेड्स का, कि जिससे कि हम लोग ज्यादा एयर ब्लो करा सकें पानी को ठंडा करने के लिए। तो ज्यादा एयर ब्लो होगी तो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी फैन की। तो उसके बेसिस पर जैसे कि ज्यादा डिमांड है अगर एयर की, तो हम लोग फैन का एंगल उस तरीके से सेट करें, जो फैन के ब्लेड्स हैं, जो उसमें ब्लेड लगे हुए हैं, तो उनका एंगल इस तरीके से सेट करें जिससे कि हम लोगों को जो एनर्जी है वो मतलब जब जरूरत है जब, तो हम एंगल इस तरीके से सेट करेंगे कि हमारा जो पानी है ठंडा हो जाए। जब यहाँ पे जिस टाइम पे जैसे ठंडा मौसम है उस टाइम पे एंगल को चेंज करके इस ब्लेड के एंगल्स को, क्योंकि ऐसा होता है कि जो फैन यूज हो रहे हैं वो 24/7 चलते रहेंगे, क्योंकि पानी हर समय ठंडा करना होगा। तो एक दिन में अगर एक दिन में अगर हम लोगों ने यूनिट में अगर बचत की, अगर 10-20 यूनिट भी बचा ली तो बहुत बड़ी सेविंग हो सकती है धीरे धीरे करके, मतलब प्लांट में, क्योंकि प्लांट में तो 24/7 चलेगा। तो अगर एक घंटे में हमने 10-5 यूनिट भी बचा ली तो हम लोग जो एक पूरे एक वीक में भी अगर देखेंगे उसी का मल्टीप्लाई करके, तो बहुत ज्यादा एनर्जी सेव हो जाएगी हम लोगों की। तो ये एक फायदा है, अगर हम लोग इस तरीके के टिप्स को अपनाते हैं, इस तरीकों को अपनाते हैं, तो उनसे एनर्जी को सेव किया जा सकता है कूलिंग टावर्स में। बेसिकली मैंने सभी चैप्टर में जो टिप्स हैं एनर्जी सेविंग की वो उस तरीके से बताई गई हैं सभी चैप्टर्स में, कि उसमें क्या हो सके कि जो एनर्जी जैसे कि हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ 2-4%, 10-5% उसमें
जो एनर्जी की वो हो सके, बिल जो हमारा निकले उसमें सेविंग हो सके, बचत हो सके। तो उसके बेसिस पर हम लोग एनर्जी सेविंग टिप्स बताते हैं। और भी तरीके हम लोग देखते हैं कि क्या तरीका किस क्लाइमेट में रखें किसी भी डिवाइस को, या किसी एटमॉस्फेयर में रखें कि उससे उससे एफिशिएंसी बढ़ सके। एफिशिएंसी बढ़ेगी तो एनर्जी जो सेविंग होगी वो अच्छी हो जाएगी। एफिशिएंसी डायरेक्टली कनेक्टेड है आप लोगों का एनर्जी सेविंग से। जितना ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट कोई भी डिवाइस होगी या कोई भी एक सिस्टम होगा, उतना ही हम लोगों का क्या होगा, एनर्जी सेविंग होगी। तो दोनों इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो करेक्शन ऑफ अ ब्लेड, फैन ब्लेड टिप क्लियरेंस एंड पुअर फैन बैलेंस। तो हम लोगों को करेक्शन करना चाहिए उसमें फैंस के ब्लेड्स की जो टिप्स हैं उसमें क्लियरेंस में, उनका टिप्स क्लियरेंस होना चाहिए, मतलब क्लियर होनी चाहिए उसकी टिप। और उसका जो पुअर फैन बैलेंस है उसको भी करेक्ट करना चाहिए। मतलब बैलेंस अगर जो किसी भी फैन के जो ब्लेड्स हैं उनका बैलेंस अगर सही नहीं हो तो उस बैलेंस को चेकअप करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। तो जिससे कि क्या होगा, एनर्जी जो सेव हो सकती है कूलिंग टावर में वो होगी। नेक्स्ट तरीका है ऑन ओल्ड काउंटर फ्लो कूलिंग टावर्स। जो पुराने कूलिंग टावर्स हैं उनमें क्या कर सकते हैं, रिप्लेस ओल्ड स्प्रे ट्यूब टाइप नोजल्स विद न्यू स्क्वायर स्प्रे एबीएस दैट इज कॉल्ड एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन साइट्रिन स्टायरीन सॉरी स्टायरिन। तो ये केमिकल नेम है एबीएस, मतलब ये एक पॉलीमर है एक टाइप का, उसका नाम शॉर्ट में एबीएस बोल देते हैं। तो ये याद कर लेना, एमसीक्यू में बन सकता है कि जो पाइप में जो न्यू टाइप के पाइप आ रहे हैं नोजल में, उसमें किस तरीके की स्प्रे यूज हो रही है। तो एबीएस स्प्रे यूज हो रही है उसकी, हो सकता है कि फुल फॉर्म में पूछ ले आप लोगों से, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। तो प्रैक्टिकली नॉन क्लॉगिंग नोजल्स, नॉन क्लॉगिंग नोजल्स वो होंगी जो क्लॉग नहीं करेंगी, जो जिनमें कचड़ा नहीं फंसेगा नोजल्स में। तो हम लोग जो ऑर्डिनरी पुराने टाइप की नोजल्स का यूज कर रहे थे उनको रिप्लेस कर दें एबीएस नोजल से, एबीएस स्प्रे नोजल से। तो उससे क्या होगा, हम लोगों का जो है वो एनर्जी सेविंग कूलिंग टावर में बढ़ेगी। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। रिप्लेस स्प्लैश वॉर विद सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग पीवीसी सेलुलर फिल्म फिल्स। तो हम लोगों को क्या रिप्लेस करना है, जो ऑर्डिनरी बार्स आती थी पहले एल्युमिनियम की, जो ऑर्डिनरी स्प्लैश बार हैं वो एल्युमिनियम या आयरन की आती थी, उनको रिप्लेस करना है पीवीसी सेलुलर फिल्म बॉल से। तो पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसमें क्या होगा, बेसिकली उस फिल्म का यूज करें हम लोग पीवीसी का, तो उसमें क्या होगा, उससे जो आप लोगों का जो रस्टिंग है, पानी है, पानी में हम लोग अगर आयरन का यूज करेंगे तो वो जंग जल्दी खाएगा। और अगर उसी की जगह हम प्लास्टिक या पीवीसी का यूज करेंगे तो उसमें जंग नहीं लगेगी। तो उससे क्या होगा, उसकी जो एफिशिएंसी है, आपकी बोर जो लगी होंगी, बार्स लगी होंगी, मतलब एक तरीके की बार क्या होंगी, यहाँ पे लेयर्स होती हैं बार्स की। बार वैसे किसी चीज को वो बोलते हैं, इसकी किसी चीज का गट्टा होता है उसे बार बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जाली टाइप की होती हैं, वो लगी होती हैं बार्स में। स्प्लैश बार है वो क्या होती है, स्प्लैश बार एक आयरन आयरन की बनी हुई बार होती हैं। और जो पीवीसी बॉल्स हैं वो आपकी प्लास्टिक होती है पीवीसी उसकी बनी हुई होती हैं। ठीक है, प्लास्टिक और रबर का मिक्सचर रहता है, पॉलीविनाइल होती है। विनाइल और पॉलीविनाइल मतलब विनाइल के बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं उसमें फॉर्म करके पॉलीविनाइल बनाते हैं पीवीसी की। मतलब हार्ड भी आता है पीवीसी, हार्ड पीवीसी भी आती है और तुम्हारी लूज पीवीसी भी आती है। तो इंस्टॉल न्यू नोजल टू ऑब्टेन मोर यूनिफॉर्म वाटर पैटर्न। तो नई जरूरत के हिसाब से नई हम लोगों को नोजल सेटअप मतलब उसमें लगा देनी चाहिए, जिससे कि हम लोगों को यूनिफॉर्म मतलब एक फिक्स्ड पैटर्न में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता रहे। अगर नोजल पुरानी हो जाती है तो क्या हो जाता है, उसका जो फ्लो पैटर्न होता है वो चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत। तो उससे क्या होता है, हमारी जो एफिशिएंसी है वो टावर की वो रिड्यूस हो जाती है। पीरियोडिकली क्लीन प्लग प्लग्ड कूलिंग टावर डिस्ट्रीब्यूशन नोजल्स। तो पीरियोडिकली मतलब हफ्ते 10 दिन में हम लोगों को चेंज करते रहना चाहिए प्लग्स को, जो नोजल प्लग्स हैं कूलिंग टावर्स में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो लगे हुए हैं उनको। बैलेंस फ्लो टू कूलिंग टावर्स हॉट वाटर बेसिन्स। तो हम लोगों को
जो फ्लो है उसको बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। उसका बेसिन्स का जो बेसिन मतलब जो जो डाउनवर्ड लगी हुई है, जो हॉट वाटर, जो कूलिंग टावर्स में से हॉट वाटर को बाहर निकाल कर कोल्ड वाटर को जो दे रही हैं, उनको उनके जो फ्लो रेट है उसको बैलेंस करते रहना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो हमारा उसमें क्या होगा, जो कूलिंग टावर के पैटर्न में जो चेंजेस आएंगे, उस चेंजेस आने से क्या होगा कि जो फ्लो रेट है वो कम हो जाएगा और हम लोगों को एनर्जी एफिशिएंसी उसकी टावर की रिड्यूस हो जाएगी। तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा। कवर हॉट वाटर बेसिन टू मिनिमाइज एल्गी ग्रोथ दैट contributes टू फॉगलिंग। तो हम लोगों को कवर कर देना चाहिए जो हॉट वाटर का बेसिन है, यहाँ पर हॉट वाटर कलेक्ट होता है, उसको कवर कर देना चाहिए, जिससे कि जो एल्गी होती है, एल्गी एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम बोलते हैं जो हरी हरी जो जम जाती है उसको काई बोलते हैं एल्गी को। तो वो अगर उसका ग्रोथ हो जाएगा तो उससे क्या होगा, हम लोगों का जो जो कूलिंग टावर है उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो उसको कवर करके रखना चाहिए। हॉट वाटर का जो बेसिन है, बेसिन मतलब एक तरीके का बर्तन होता है या फिर बेस होता है जिसमें कि हम पानी को कलेक्ट करते हैं। तो ऑप्टिमाइज ब्लो डाउन फ्लो रेट्स, तो हम लोग को ऑप्टिमाइज करना चाहिए ब्लो डाउन रेट एज पर द COC, दैट इज साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन लिमिट्स। तो COC की फुल फॉर्म याद करना, उसका एक फॉर्मूला भी है, वो भी देख के याद करना। मैंने इसमें दिया नहीं है, वैसे COC का एक फॉर्मूला होता है। तो उस रेट को भी हम लोगों को, कंसंट्रेशन रेट को भी चेक करते रहना चाहिए, जिससे कि हम लोगों को उसकी जो ब्लोइंग डाउन है उस रेट को लिमिट कर सकें और अपना जो सिस्टम है कूलिंग टावर का उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। ओके। रिप्लेस रिप्लेस स्लेट टाइप ड्रिफ्ट एलिमिनेटर्स विद लो प्रेशर ड्रॉप। तो हमको चेंज कर देना चाहिए स्लेट टाइप ड्रिफ्ट एलिमिनेटर्स हैं जो एलिमिनेट करते हैं जो वाटर के फ्लो को, उनको चेंज कर देना चाहिए विद लो प्रेशर ड्रॉप। कम प्रेशर वाले ड्रॉप, जो कम प्रेशर से ड्रॉप पानी का दें, उनसे रिप्लेस कर देना चाहिए। सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग PVC सेलुलर यूनिट्स, तो जो सेल्फ एग्जिबिटिंग मतलब खुद से एग्जिबिट कर सकें पानी को, उस टाइप के सेलुलर PVC यूनिट से रिप्लेस कर देना चाहिए। रेस्ट्रिक्ट फ्लोज थ्रू द लार्ज लोड्स टू डिजाइन वैल्यूज, तो हमने रेस्ट्रिक्शन लगा देने चाहिए, कुछ पाबंदियां लगाएंगे। उससे क्या होगा कि जो लोड की डिजाइनिंग है उसकी वैल्यू चेंज होगी और उससे क्या होगा, आप लोगों का जो एनर्जी है कूलिंग टावर में वो शेव होगी और उससे सिस्टम एनर्जी एफिशिएंट बनेगा। इसमें मैंने हिंदी में भी दे दिया आप लोगों को। इसमें सेग्रीगेट हाई हीट लोड लाइक फर्नेसेस, तो हमें सेग्रीगेट करना चाहिए हाई लोड जिनमें ज्यादा लोड कंज्यूम हो रहा है किसी भी प्लांट में, जिन चीजों में जैसे फर्नेस है भट्टी, उसमें ज्यादा लोड कंज्यूम होता है किसी भी प्लांट का। एयर कंप्रेशर्स हैं जिनमें एयर को कंप्रेस किया जाता है, वो DG सेट में बता ही चुका हूँ, DG सेट, गीजर जनरेटर सेट्स। और एंड आइसोलेट कूलिंग टावर्स फॉर सेंसिटिव एप्लीकेशंस लाइक AC AC प्लांट्स, कंडेंसर ऑफ कैपेसिटिव पावर प्लांट्स एक्सेट्रा। तो हम लोगों को सेग्रीगेट मतलब अलग अलग विभाजन कर देना चाहिए एज पर द लोड की डिमांड के हिसाब से। सभी प्लांट्स के अंदर जो भी यूटिलिटीज लगी हुई हैं, ये सब यूटिलिटीज है प्लांट के अंदर। एयर कंडीशनर भी यूटिलिटी है, डीजल जनरेटर सेट भी यूटिलिटी है। आइसोलेटिंग कूलिंग टावर्स मतलब आइसोलेट कर देना चाहिए कूलिंग टावर्स को फॉर द सेंसिटिव एप्लीकेशंस लाइक एसी प्लांट्स। एसी प्लांट्स बेसिकली एयर कंडीशनिंग प्लांट्स हैं। कंडेंसर्स हैं, कंडेंस मतलब जो चीज को कंडेंस करें, फॉर द कैपेसिटिव पावर प्लांट्स, इन सबको अलग कर देना चाहिए। A 1 degree cooling water temperature increase by increasing air conditioners compressor watt किलोवाट बाय 2.7%। तो 1 डिग्री अगर हम लोगों को कूलिंग वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना है तो हम लोगों को 2.7 किलोवाट मतलब 2.7
परसेंट जो हम किलोवाट में हम लोग एनर्जी दे रहे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, वो बढ़ानी पड़ेगी। A 1 degree drop in the cooling tower temperature can give a heat rate saving of 5 kilocalorie per kilowatt hour। तो एक अगर 1 डिग्री टेम्परेचर हम लोग गिराते हैं किसी भी कूलिंग टावर का, कम करते हैं, तो उससे क्या होगा, जो हमारी रेट हीट का जो एनर्जी सेविंग रेट होगा वो 5 किलो कैलोरी पर किलोवाट आवर में बचेगी इन अ थर्मल पावर प्लांट। ये थर्मल पावर प्लांट के लिए बताया गया है। इस चीज को भी हम लोग मॉनिटर करते हैं। तो मॉनिटरिंग एलजी रेशियो, CW फ्लो, क्लॉकवाइज फ्लो जो होता है, रेट विद रेस्पेक्ट टू डिजाइन एज वेल एज अ सीजनल वेरिएशन। जो हमको इसका जो रेट है, फ्लो रेट है, उसको सीजनल के हिसाब, सीजन्स के हिसाब से चेंज करते रहना चाहिए। तो उससे क्या होगा, एनर्जी की एफिशिएंसी बढ़ेगी। मतलब सीजन, वो मैं बता रहा था जो सीजन्स की बात, कि जैसे कि सीजन अगर ठंडक ठंडक का सीजन है, तो उस समय अगर हम लोग इसकी जो स्पीड है फैंस की, उनको रिड्यूस कर देंगे, तो उससे क्या होगा, तो सीजनल वेरिएशंस के अकॉर्डिंग, तो उससे क्या होगा, हमारी एनर्जी एफिशिएंसी वो अच्छी होगी। It would help to increase water load during the summers and time when approaching in high, and increase air flow during the monsoon times and when approach is narrow। तो क्या होगा, इंक्रीज होगा लोड का डिमांड जिस समय ड्यूरिंग द समर सीजन में, और इसका जो हाई डिमांड है वो समर के टाइम पे दिखेगा। बट जैसे ही एयर का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, तो मानसून सीजन आएगा, तो उसके टाइम पे क्या हो जाएगा, इसका अप्रोच डाउन हो जाएगा, नैरो मतलब डाउन चला जाएगा। तो मॉनिटर अप्रोच इफेक्टिवनेस एंड कूलिंग कैपेसिटी ऑफ फॉर कंटिन्यूअस optimization efforts as per the seasonal variation as well as load with load side variations। तो हम लोगों को जो मॉनिटर करना चाहिए, मॉनिटरिंग अप्रोच रखना चाहिए, जिस, माइक बंद करें सब अपना। तो हम लोगों को अपना जो अप्रोच है उसको उस तरीके से रखना चाहिए, जब हमको सीजनल में ज्यादा लोड की डिमांड है, तो उस समय उसको मॉनिटर करें कि जिस समय ज्यादा डिमांड है उस समय ज्यादा कैपेसिटी कूलिंग टावर को प्रोवाइड करें, और जिस समय डिमांड कम है उस समय उससे लोड का कटिंग करें। तो इससे क्या होगा, एनर्जी की एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी कूलिंग टावर्स में। कंसीडर सीओसी इंप्रूवमेंट मेजर्स फॉर वाटर सेविंग। हमको साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन के बेसिस पर इंप्रूव करना चाहिए वाटर की सेविंग को भी। तो कंसंट्रेशन अगर साइकिल की अगर अच्छी हो जाएगी, तो हम लोगों का क्या होगा, वाटर का जो है जो वेस्टेज है उससे हमको हेल्प मिलेगी, उसमें वाटर का जो वेस्टेज है वो कम होगा। कंसीडर एनर्जी एफिशिएंट ब्लेड्स फॉर एनर्जी सेविंग। तो एनर्जी एफिशिएंट ब्लेड्स का हम लोग को यूज करना चाहिए, सो दैट द एनर्जी कैन बी सेव्ड। तो एनर्जी एफिशिएंट ब्लेड्स क्या होंगे बेसिकली, तो एनर्जी एफिशिएंट ब्लेड्स वो ब्लेड्स होंगे जिनसे कि जो कम एनर्जी में ज्यादा एयर ब्लो करा के दे सकें, मतलब कम कम ऊर्जा का इस्तेमाल करके ज्यादा हवा दे सकें। उनका यूज करने से हम लोगों का क्या होगा, एनर्जी सेविंग होगी किसी भी कूलिंग टावर्स में। नेक्स्ट है कूलिंग, कंट्रोलिंग द कूलिंग टावर्स फैन बेस्ड ऑन द लिविंग वाटर टेम्परेचर, स्पेशली इन केस ऑफ द स्मॉल यूनिट्स। तो हम लोगों को कंट्रोल करना चाहिए कूलिंग टावर फैंस के, जो कूलिंग टावर फैंस हैं उनकी स्पीड्स को कंट्रोल करना चाहिए एज पर द वाटर टेम्परेचर, स्पेशली इन केस ऑफ द स्मॉल यूनिट्स। तो स्मॉल यूनिट के केस में हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके बेसिस पर इसको मेंटेन करके रखना चाहिए। तो अब लास्ट टॉपिक जो है, ये कुछ एनर्जी सेविंग टिप्स हो गई इन द कूलिंग टावर्स। अब इसके बाद में लास्ट टॉपिक वो है इफेक्ट एफिशिएंट स्टीम यूटिलाइजेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एफिशिएंट स्टीम यूटिलाइजेशन। तो स्टीम का एफिशिएंट वे में किस तरीके से हम लोग यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो स्टीम क्या होती है, एक तरीके से जो भाप उत्पन्न होती है किसी भी स्टीम जनरेटर में या स्टीम सिस्टम में या स्टीम प्लांट में, उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं
किसी भी ब्लोअर के लिए, बॉयलर के लिए, या फिर किसी भी कूलिंग टावर के लिए। तो इन स्टीम सिस्टम द मेजर स्कोप ऑफ improving energy efficiency lies in the utilization part। तो किसी भी स्टीम सिस्टम है उसमें जो मेजर स्कोप, जो मेन स्कोप है वो कहाँ पर दिखता है यूटिलाइजेशन एनर्जी करने का, वो दिखता है किसी भी स्टीम सिस्टम में। जो एनर्जी, जिससे एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है, वो है यूटिलाइजेशन पार्ट। तो किस तरीके से हम लोग स्टीम का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब इसको यूज कर रहे हैं। तो जिस बेसिस पर हम लोग स्टीम को यूटिलाइज करेंगे, उसी बेसिस पर एनर्जी की एफिशिएंसी हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसमें बेसिकली मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि हम किस तरीके से प्लांट के अंदर जो हमारा स्टीम जनरेट हो रही है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। कुछ एनर्जी वेस्ट भी हो जाती है, तो वेस्ट ना करके उसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोसेस में यूज कर लें अगर हम उस स्टीम को, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर एनर्जी सेविंग और एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। तो तरीका क्या है इसके स्टीम की एफिशिएंसी इंप्रूव करने का स्टीम सिस्टम्स में? जहां पर हम लोगों को एक्स्ट्रा स्टीम, जो अनवांटेड स्टीम मिल रही है, उसको किसी वर्क में, किसी जैसे स्टीम मिली तो उसको यूज करके कोई ना कोई प्रोसेस परफॉर्म करा दी हमने, कुछ ना कुछ काम कर लिया उस स्टीम की मदद से। तो स्टीम की मदद से काम कैसे होगा, बच्चों का ये क्वेश्चन रहेगा। तो स्टीम की मदद से काम ऐसे हो सकता है जैसे कि हमको किसी चीज को हीट करना है या किसी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, तो उससे उस हीट का यूज करके उसको प्रोड्यूस कर सकता है, तो वो हमारी एफिशिएंटली यूज हो जाएगी। द जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी आर फेयरली हाई एट द मोर देन 80%, whereas the utilization efficiency is only 47%। तो जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की एफिशिएंसी तो ज्यादा होती है, 80% के करीब होती है, बट द यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी इज ओनली 47%। तो जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं किसी चीज को, उसकी एफिशिएंसी सिर्फ 47% होती है। when viewed from the stand standpoint of being a heat medium, steam has superior properties not offered by the other heat mediums। तो स्टीम जो होती है, भाप होती है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी जो खासियत होती हैं, वो और मीडियम्स और हीटिंग मीडियम्स होते हैं उनकी अपेक्षा कुछ ज्यादा होती है। अगर किसी भी हीट मीडियम के बेसिस पर उसको स्टैंड पॉइंट मान के अगर हम देखें, तो जो स्टीम है उसकी हीटिंग वैल्यू ज्यादा होगी। अमंग दोज द फॉलोइंग टू आर द मोस्ट नोटेबल। तो दो चीजें हैं जो इसमें स्टीम सिस्टम में जो ध्यान में रखने की चीजें हैं। द प्रोवाइड इवन हीटिंग, ये क्या करता है? इवन हीट प्रोवाइड करता है। एंड प्रोवाइड्स रैपिड हीटिंग, तो स्टीम क्या करता है? रैपिड मतलब तुरंत के तुरंत, हीटिंग मतलब ऊष्मा को देगा। तो ये दो फायदे हैं हीटिंग सिस्टम के। इन केस इन द केस ऑफ सैचुरेटेड स्टीम, जो स्टीम सैचुरेट हो जाती है, उस केस में इफ द स्टीम प्रेशर इज नोन, अगर स्टीम का प्रेशर हम लोग को पता है, देन द स्टीम टेम्परेचर में बी डिटरमाइन, तो स्टीम का टेम्परेचर हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। द प्रेशर चेंज इंस्टेंटेनियसली विद इन अ स्पेस, और व्हेन सैचुरेटेड स्टीम कंडेंस, जब सैचुरेटेड स्टीम कंडेंस होगी, ठंडी होगी, एंड कंडेंसर एट द सैचुरेशन टेम्परेचर, एंड द सैचुरेटेड वाटर कंडेंस फॉर्म्ड इन द इस ऑफ द सेम टेम्परेचर, जो वाटर कंडेंस हुआ है वहां पर सेम टेम्परेचर का होगा। इसमें दो ऑफ आ गए, तो सेम टेम्परेचर का होगा। इज द सैचुरेटेड स्टीम, तो वो सैचुरेटेड स्टीम को बना देगा। दिस मीन्स इफ the pressure at the heat transfer surface, that is the jacket or the interior of the equipment, तो अगर उसकी जो सरफेस है उस पर टेम्परेचर प्रेशर इज हेल्ड एट अ कांस्टेंट, अगर वो कांस्टेंट एक सामान्य स्थिति में रहता है, द कंटिन्यूअस हीट विल बी एबल टू टेक प्लेस एट द ऑल द सेम टेम्परेचर एट द इवन एवरी पार्ट ऑफ द हीट ट्रांसफर सरफेस। तो अगर इसकी जो सरफेस पे जो सरफेस है किसी भी हीटिंग मीडियम की, उसकी अगर टेम्परेचर उस पर कांस्टेंट रहता है, तो उससे क्या होगा? जो टेम्परेचर का हीट सरफेस पे है वो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी हर समय, और हीट भी कॉन्स्टेंटली उस सिस्टम को मिलती रहेगी। द अमाउंट ऑफ द हीट ट्रांसफर इज इंडिकेटेड बाय द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। जो हीट ट्रांसफर होगी किसी भी सरफेस पर, उसका हीट ट्रांसफर की वैल्यू हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट से हम लोग इंडिकेट करते हैं, जो कि किसके इक्वल है? द फिल्म कोफिशिएंट ऑफ द कोफिशिएंट लग गया, कोफिशिएंट ऑफ द हीट ट्रांसफर,
तो जो फिल्म कोफिशिएंट है किसी भी हीट ट्रांसफर का, उसके बेसिस पर होगी। इसकी यूनिट होगी वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। तो इसकी यूनिट यहाँ पर डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू हमारा हो गया जूल्स पर सेकेंड। तो डब्ल्यू की वैल्यू जूल्स पर सेकेंड होगी। इफ द हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस ऑन द सेम heat transfer surface area and with the same temperature difference, the large the heat transfer rate, the shorter the time required for heating। जितना रेट ज्यादा होगा टेम्परेचर का, उतना ही हमें हीट कम लगेगी किसी भी टेम्परेचर को हीट करने के लिए। तो द रफ वैल्यू ऑफ द हीट ट्रांसफर रेट ऑफ हॉट वाटर एंड द स्टीम आर एज फॉलोज। तो हीट वाटर, जो वाटर हम लोग हीट कर रहे हैं उसको जो हीटिंग वैल्यू है वो इन बेसिस पर हम लोग देख सकते हैं। जो इसकी रफ वैल्यू है हीट ट्रांसफर की रेट की, वो हॉट स्टीम एंड हॉट वाटर एंड स्टीम आर एस फॉलोज। तो जो उसकी कुछ रफ एक अंदाजे से वैल्यू होती है, रफ वैल्यू कहेंगे उसे। तो हॉट वाटर के लिए कितनी है और स्टीम के लिए कितनी है, तो वो हम देखते हैं। द रेट एट विच द हीट इज ट्रांसफर्ड टू द heat transfer surface of a heat exchanger using hot water as a heat source is 1000 to 6000। तो जो हीट रेट है, अगर किसी भी हॉट वाटर के थ्रू अगर हम किसी भी सरफेस पर हीट दे रहे हैं, मतलब गर्म कर रहे हैं किसी भी उसको, तो उसका जो हीट रेट है वो 1000 से लेकर 6000 के बीच में होती है उसकी वैल्यू। इसी की अपेक्षा अगर हम हीट स्टीम्स के थ्रू दे रहे हैं तो उसकी वैल्यू 6000 से 15000 के बीच में होगी। तो ये डिफरेंस है हीट स्टीम से देने में और वाटर, किसी हॉट वाटर को यूज करके उसको किसी भी सरफेस को गर्म करने में। तो इस एनर्जी को हम अगर अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें तो उससे क्या होगा, जो हमारा जो सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। इन एक्चुअल हीटिंग सिचुएशंस, जो एक्चुअल हीटिंग सिचुएशंस हैं उनमें द हीट ट्रांसफर प्रोसेस विल बी अ कंबशन ऑफ द mechanism of heat transfer within the wall of the heat exchanger। तो जो उसकी वॉल्स हैं उसकी हीट एक्सचेंजर की, उनकी जो बाउंड्रीज हैं उन पे, उनके बेसिस पर, एक्चुअल बेसिस पर अगर जो कंबशन हम लोग कर रहे हैं उस मैकेनिज्म के बेसिस पर ट्रांसफर होगी। एंड द mechanism of heat transfer from the ball surface of the heat exchanger to the product being heated। जो प्रोडक्ट हीट किया जा रहा है उसमें जो वैल्यू होगी और जो इसकी सरफेस पर वैल्यू होगी टेम्परेचर की, वो अलग अलग होगी, उसमें चेंज होंगे, क्योंकि सरफेस भी पे भी लॉसेस होते रहेंगे। उसकी बेसिस पर इसमें जो हीट प्रोडक्ट किसी भी चीज में, जो चीज हम हीट कर रहे हैं उसमें कम जाएगी। द इवेल्युएशन ऑफ हीट मस्ट यूज द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है टू इंडिकेट दिस कंबशन। तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है W बाय एम स्क्वायर के, उसके बेसिस पर जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर है उसका इवेल्युएशन किया जाता है किसी भी कंबशन को चेक करने के लिए। द कोफिशिएंट वेरीज ग्रेटली फ्रॉम हीट एक्सचेंजर टू द हीट एक्सचेंजर्स। अलग अलग हीट एक्सचेंजर के लिए इस कोफिशिएंट की वैल्यू अलग अलग होती है। different heat exchanger give the different values, but even so the, उसमें होगा so the steam heating shows the number between the 1.5 to 2 times those of the hot water heating। तो इसकी जो वैल्यू है जो वो है 1.5 टाइम से लेकर 2 टाइम्स वेरी करेगी हॉट वाटर की और स्टीम्स की इन द हीट एक्सचेंजर। The steam provides rapid heating because the transfer of heat caused by the process of condensing, the latent heat contained in the steam is released in the instant the steam condenses into the liquid phase। तो जो steam condense होगी वो liquid phase में condense होगी और जो उसकी value है वो rapidly change होती रहेगी। The amount of the heat latent heat released is, जो latent heat release होती है वो उसकी वैल्यू 2 to 5 टाइम्स होती है ग्रेटर देन दैट ऑफ द सेंसिबल हीट इन द हॉट वाटर। जो हॉट वाटर होती है उसकी उसमें जो लेटेंट हीट की वैल्यू है वो 2 से 5 गुना ज़्यादा होगी
सेंसेबल हीट हॉट वाटर के अंदर, दैट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड वाटर आफ्टर द कंडेंशन। This latent heat is released instantaneously and it is transferred by the means of heat exchanger to the product being heat। जो प्रोडक्ट हीट किया जा रहा है और उसमें जो हीट ट्रांसफर हो रही है लेटेंट हीट, उसके बेसिस पर वो हीट वैल्यू एक्सचेंजर में वो उसका प्रोडक्टली चेंज होती रहेगी। इन कॉन्ट्रास्ट hot water and oil are used in convective heating which does not involves a phase change, जो कि इन्वॉल्व नहीं करता फेस चेंज का, और उसमें जो हम लोग हीट करेंगे उसकी वैल्यू में जो कॉन्वेक्टिव हीटिंग है उसकी वैल्यू पर उस फेस चेंज का कोई असर नहीं होगा। तो इंस्टेड द हीट मीडियम reduces its pole temperature in order to transfer the heat to the product being heated। जो प्रोडक्ट हम लोग को हीट करना है उसमें उसकी जो मीडियम में जो हीट ट्रांसफर की वजह से जो चेंज आया है टेम्परेचर में, वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। अ मेन स्ट्रीम इन इंडस्ट्रीज इज यूज ऑफ forced convection by the means of equipment such as pump to create the flow against the heat transfer surface। तो हीट ट्रांसफर सरफेस को मेन स्ट्रीम्स में इंडस्ट्रीज में फ्लो कराने के लिए हम लोग जो फोर्स्ड कन्वेक्शन देते हैं, उससे क्या करेंगे, उससे जो हीट ट्रांसफर है सरफेस पर वो क्रिएट होता है किसी भी पंप जिसमें कि हम लोग हीट ट्रांसफर कर रहे हैं उसके फ्लो में। तो ये कुछ तरीके हो गए जिससे कि हम कुशल भाप का उपयोग कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके।